उस बच्ची का बिहेवियर किस तरह का होगा? सबमिसिव होगा कि हाँ दिस इज समथिंग विच इज नॉर्मल। सालों से हम लड़कियों को सिखाते क्या है बेटा? एडजस्ट करो, पति की सुननी ही पड़ती है, पिता की सुननी ही पड़ती है, बेटों की सुननी ही पड़ती है। अब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। बट अगर कोई बच्चा अपने परिवार में यही सारी चीजें देख रहा है तो उसकी नैतिकता किस तरह की होगी? इसी तरह की एथिक्स तो वो डेवलप करेगा ना। सो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? फैमिली का एथिक्स डेवलपमेंट में। इसके बाद टीचर्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, योर फर्स्ट सोशल स्कूल, जहां आप सामाजिकरण करते हैं, जहां आप सोशलाइज होते हो। क्लियर? तो यहां पे आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है डेलिबरेटली। क्लियर? इच्छा हो या ना हो। क्लियर? और वो सारी चीजें तुम्हारे टीम वर्क को, तुम्हारे कोऑपरेटिव बिहेवियर को डेवलप करती है। क्लियर? तो सेकंड इंपॉर्टेंट रोल टीचर्स का, स्कूल्स का। ठीक है? टीचर्स इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि आजकल वाकई में टीचर्स होते हैं, गुरु जैसा कॉन्सेप्ट बचा नहीं है। क्लियर? आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, यही तो शिक्षक का काम है। ठीक है? ये चीज। और तीसरा रोल वो किसका है? सोसाइटी का, समाज का। जरूरी थोड़ी ना है जो तुम परिवार में तुम देखो, जो तुम टीचर से सीखो, वही तुम सोसाइटी में भी देखो। सोसाइटी में तो अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हम सोसाइटी से सीख जाते हैं, है ना। सिंपल सा एग्जांपल, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है या नहीं करने, ये तो फैमिली भी कहती है बेटा फॉलो करने हैं, टीचर्स भी कहते हैं बेटा फॉलो करने हैं। बट तुम लोग कहाँ से सीखते हो कि ट्रैफिक रूल्स को बाईपास करना है? सोसाइटी से, है ना। तुम्हारे आगे चल रहा हो व्यक्ति अगर ट्रैफिक रूल को बाईपास कर रहा है तो तुम क्या क्या कोशिश करते हो कि मैं भी निकल जाता हूँ, है ना। अगर सामने ट्रैफिक है तो कैसे रॉन्ग साइड से निकलना है, अगर एक दो गाड़ियां निकल रही है तो तुम भी सीख जाते हो, है ना। या तुम दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर देते हो कि इधर से गाड़ी निकाली जा सकती है। राइट? सो दैट इज हाउ वी लर्न एथिक्स। इस तरीके से हम नैतिकता सीखते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, इसके अलावा जो वैल्यूज है, उन वैल्यूज को सीखने में देयर आर रोल ऑफ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स एज वेल एज लीडर्स। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को। लाल बहादुर शास्त्री जब वो रेल मिनिस्टर थे, ठीक है, उनके रेलवे मिनिस्ट्री में होने के बावजूद एक ट्रेन हादसा हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दे दिया कि रेल मंत्री होते हुए मैं रेल हादसे को रोक नहीं पाया, मेरी जिम्मेदारी थी कि किसी भी तरह का हादसा ना हो, तो मैं अपना त्यागपत्र देता हूँ। सेम थिंग हैपेंड विद नीतीश कुमार व्हेन ही वाज रेलवे मिनिस्टर। क्लियर? बट आज की डेट में इस तरह के एथिकल वैल्यूज नजर आते हैं क्या? नहीं आते। ठीक है? एपीजे अब्दुल कलाम जब वो प्रेसिडेंट थे, उनके लिए एंटाइटल्ड था कि उनके सारे खर्चे भारत सरकार करेगी। क्लियर? बट ऐसे ही एक टाइम पे जब वो प्रेसिडेंट थे, उनकी फैमिली घूमने आई दिल्ली, ठीक है, और जितने दिन वो दिल्ली में रही, राष्ट्रपति भवन में रही, और उनके घूमने फिरने का सारा खर्चा राष्ट्रपति भवन ने किया। बट जब उनकी फैमिली घर वापस चली गई, जितना खर्चा हुआ था, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत सरकार के खाते में जमा कर दिया कि मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, भारत सरकार की नहीं है। और भारत सरकार द्वारा या भारत के संविधान द्वारा मेरे लिए जितने भी खर्चे बताए गए हैं वो सिर्फ मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए नहीं। तो ये रहा उनका खर्चा। तुम लोग करोगे ऐसा? आईएएस बनने के बाद तुम्हारी सरकारी गाड़ी में अपने परिवार वालों को मना कर दोगे कि ये सिर्फ मेरे लिए है, तुम लोग घूमना भी मत, इसमें हाथ भी मत लगाना? विल यू डू दैट? घर से निकाला जाएगा बेटा अगले दिन, है ना। हाँ, अच्छा शहरी तुम्हारा रहेगा बेटा। वो जो घर है ना जहां मम्मी पापा होते हैं, वहां तुम आईएएस बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, कुछ नहीं हो तुम, ठीक है।
वहां तुम बेटे ही रहोगे, वहां जो जब चाहे तुम्हें पीट सकते हैं, ठीक है। बाकी हाँ, शहर तुम्हारा रहेगा, घर तुम्हारा रहेगा, तुम लोग बोल सकते हो कि रहना है तो रहो, नहीं तो अपना व्यवस्था खुद कर लो, राइट। बट ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है बेटा, है ना। सो ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड लीडर्स से हमें सीखना है कि क्या है जीवन के मूल्य, किस तरीके से इन मूल्यों को हम ज्यादा बेहतर तरीके से अपने जीवन में अपना के न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल, एक आईएएस ऑफिसर है बेटा, आर्मस्ट्रॉन्ग पेम, ठीक है। मणिपुर जो पिछले 3 सालों से जल रहा है, उस मणिपुर में उन्होंने 100 किलोमीटर सड़क बनवाई है बिना सरकारी मदद के, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं था। उसके बावजूद ही इंश्योर्ड कि वो 100 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो बन जाए। कैसे बनवाया? क्राउड फंडिंग से। कैसे बनवाया? क्राउड सोर्सिंग से। लोगों से ही पैसा लिया गया, स्वेच्छा से, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के जरिए लोगों के ही माध्यम से सारे एपरेटस इकट्ठे किए गए और 100 किलोमीटर की सड़क बना दी। दैट इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल कि संसाधन न होने के बावजूद भी, रिसोर्सेज नहीं होने के बावजूद भी किस तरीके से तुम्हें अपने कामों को करना है। दीज आर द वैल्यूज विच वी लर्न फ्रॉम ग्रेट लीडर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। क्लियर? सो ये सारी चीजें हमें समझना है फर्स्ट यूनिट में, दैट इज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। क्लियर है? सो पहली यूनिट क्या है, समझ में आ गया? अभी किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? नहीं? चलिए, देन कमिंग ऑन टू सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट टॉक्स अबाउट एटीट्यूड। अभिवृत्ति। अब ये शब्द तो तुमने बहुत बार सुना भी होगा, बहुत बार यूज भी किया होगा। एटीट्यूड दिखा रहा है मुझे, लाइक दैट, है ना? हाँ या ना? है ना? क्या होता है बेटा एटीट्यूड? क्या है एटीट्यूड? बोलो। आउटलुक, ओके, वन एस्पेक्ट ऑफ इट। इसके अलावा पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स, ओके। उसके अलावा कॉन्फिडेंस, हाँ, बिहेवियरल एस्पेक्ट में कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। और कुछ? अभिवृत्ति। कितने लोग इस वर्ड को नेगेटिव मानते हैं? क्योंकि हम इसे ज्यादातर नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं ना, है ना। बट इट इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड बेटा, एटीट्यूड इज समथिंग विच इज पॉजिटिव एज वेल। क्लियर? तो एटीट्यूड को अगर हम सिंपल डेफिनेशन में समझे तो किसी भी घटना या किसी भी व्यक्ति के प्रति दी गई प्रतिक्रिया, रिएक्शन, इज एटीट्यूड। क्लियर? चाहे वो कोई इवेंट हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, ठीक है, या चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो या कोई भी वस्तु हो, उसके प्रति जो हमारा रिएक्शन होता है, दैट इज अवर एटीट्यूड। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर इसे समझे तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें देख के ही गुस्सा आता है, खासतौर से रिश्तेदार, है ना। कुछ लोग होते हैं जिन्हें देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, दोस्त, फैमिली, है ना, राइट और नॉट? होता है। दैट इज व्हाट अवर रिएक्शन। और ये रिएक्शन डेवलप होता है बिकॉज ऑफ सम एलिमेंट्स। तो एटीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो एटीट्यूड में देर आर 3 एलिमेंट्स। वन is A, second is B, and third is C. A, B, C. A stands for affective,
भावात्मक, B stands for behavior, and C stands for cognition. किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी घटना के प्रति जो तुम्हारा एटीट्यूड होता है वो इन्हीं तीन चीजों पे डिपेंड करता है. योर कॉग्निशन. कॉग्निशन सिंपली मीन्स योर नॉलेज अबाउट इट. उस विषय के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में तुम्हें कितना ज्ञान है. ठीक है. कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि क्लास में कुछ ऐसा लड़का ऐसा दिखा होगा कि ये घमंडी है, बदतमीज है, बट जब तुमने उससे बात की होगी, उसको समझा होगा, उसके बारे में जाना होगा, तो तुम्हारा एटीट्यूड उसको लेकर चेंज हुआ होगा. या कई बार ऐसा भी हुआ कि कोई तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है ना, बट जैसे जैसे उसके बारे में पता चला होगा, तुम्हें समझ में आया होगा ये तो बहुत ज्यादा मतलबी इंसान है. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, योर कॉग्निशन. उस विषय के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में तुम्हें कितना ज्ञान है, और तुम्हारे ज्ञान के अनुसार ही तुम्हारा एटीट्यूड डिसाइड होगा बेटा. क्लियर? दैट इज व्हाट फर्स्ट एलिमेंट. सेकेंड एलिमेंट इज अफेक्टिव, भावात्मक. हाउ इमोशनली यू आर इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, तुम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो हिंदुत्व को लेकर बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होंगे. क्यों? क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है वो तुम्हारे लिए भावनात्मक रूप से जुड़ी होगी. या तुम्हारे पेरेंट्स की अगर मैं बात कर लूँ, या तुम्हारे फ्रेंड्स की बात कर लूँ, तो उस सिनारियो में यू आर वेरी मच इमोशनली कनेक्टेड विद देम. तो उनको लेकर तुम्हारा एटीट्यूड डिफरेंट होगा उन लोगों के कंपैरिजन में जहां पे तुम्हारा किसी भी तरह का कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है या नहीं है? डिफरेंस. क्या तुम्हारा एटीट्यूड सबके लिए एक समान है? जिससे तुम इमोशनली कनेक्ट हो उसके लिए भी, और जिससे तुम इमोशनली कनेक्ट नहीं हो उसके लिए भी? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं. जिनसे हम इमोशनली जुड़े हुए होते हैं, आमतौर पे उनकी गलतियां भी हम नजरअंदाज कर देते हैं बिकॉज ऑफ अवर एटीट्यूड. वी आर वेरी मच इग्नोरेंट ऑफ अवर नियर एंड डियर वंस. हम अपने निकट संबंधियों के या प्रियजनों के प्रति हमारा जो रवैया होता है वो नजरअंदाज कर देने वाला नजरिया होता है. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द अफेक्शन. उनकी गलतियां भी माफ कर दी जाती है ना. उनकी गलतियों को भी छुपाया जाता है, उन्हें किसी भी तरह के पनिशमेंट से बचाया जाता है, लाइक दैट. सो सेकेंड थिंग विच डिसाइड्स अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स एनीथिंग इज अवर अफेक्शन. सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो कुछ सब्जेक्ट से इमोशनल कनेक्ट होता होगा, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया. या ऐसा है कि किसी भी सब्जेक्ट से नहीं जुड़ा है, सर कहना पढ़ाई से इमोशंस नहीं, ऐसा कुछ सिनारियो है, ये भी पॉसिबल है. क्लियर? एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज बिहेवियर. दैट इज योर पास्ट एक्सपीरियंसेस. ये बिहेवियर वो नहीं जो फ्यूचर में करने वाले हो. जो फ्यूचर में करने वाले हो दैट इज योर एटीट्यूड, बट बिहेवियर हियर मीन्स योर पास्ट एक्सपीरियंसेस रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. क्लियर? ये सारा मिलके तुम्हारा एटीट्यूड डिसाइड करेंगे. क्लियर? और जब ये एटीट्यूड तुम्हारा डिसाइड करेंगे तो इस एटीट्यूड के फॉर्मेशन के लिए भी अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग पद्धतियां हैं जिससे अभिवृत्ति का निर्माण होता है. क्लियर? और इन अभिवृत्ति का सिर्फ निर्माण नहीं होता है, इस एटीट्यूड में चेंज भी आता है. आता है या नहीं आता है? जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया, बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिसको लेकर पहले तुम नेगेटिव होते थे, अब पॉजिटिव रहे होंगे. या कई बार पॉजिटिव एटीट्यूड भी नेगेटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट हो गया होगा. मतलब एटीट्यूड चेंज भी होता है और चेंज किया भी जा सकता है. तो किस तरीके से लोगों के एटीट्यूड को चेंज किया जाए, क्योंकि तुम्हारे लिए बेटा ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों की अभिवृत्ति को कैसे बदला जाए. क्यों? क्योंकि तुम्हें सामाजिक बदलाव लेकर आना है. ठीक है? एक सिंपल से एग्जांपल से अगर समझे तो लोगों का दहेज को लेकर एटीट्यूड कैसा है? पॉजिटिव, नेगेटिव?
सर अगर मिल रहा हो तो पॉजिटिव, देना पड़ रहा हो तो नेगेटिव, लाइक दैट। बट दहेज गलत है, बट ये एक सामाजिक मानसिकता में आ गया है लोगों के। उसे बदलने के लिए तुम्हें लोगों के एटीट्यूड को बदलना होगा या नहीं बदलना होगा? सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के काम चल जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस तो 1961 से बने हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। एटीट्यूडनल चेंज लेकर आना होगा। उसी तरीके से स्वच्छ भारत की अगर हम बात करें, तो स्वच्छ भारत में बेशक हमने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली है, बट लोगों के एटीट्यूड में चेंज आया या नहीं आया? नहीं। ठीक है, करप्शन को लेकर एटीट्यूड क्या है? इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिस्टम। अगर काम करवाना है तो पैसा तो एक्स्ट्रा देना होगा। इसी एटीट्यूड को तो तुम लोगों को चेंज करना है बेटा। ठीक है, और सिर्फ ये व्यक्ति को लेकर नहीं, पूरे समाज को लेकर। समाज में जातिगत भेदभाव है, धार्मिक भेदभाव है, भाषाई भेदभाव है, और ये कहीं ना कहीं जो मैंने शुरू किया था, ये विश्व गुरु बनने से हमें रोक रहा है या नहीं रोक रहा है? और इसको बदलने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? लोगों के एटीट्यूड को चेंज करना होगा। और वो एटीट्यूड चेंज कैसे होगा? सोशल इन्फ्लुएंस से, सामाजिक प्रभाव से, परसुएशन से। क्लियर? एंड देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स एज वेल, जिसके चलते हम लोगों के एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। इसलिए सीखना जरूरी है बेटा। मैंने शुरू में ही कहा ना, ये सब्जेक्ट सिर्फ तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए नहीं है, ये सब्जेक्ट तुम्हारे काम करने के लिए भी है। क्योंकि तुम्हें समाज में रह के काम करना है, तो समाज में रह के अगर काम करना है तो समाज की अभिवृद्धि को भी बदलना होगा, तभी सामाजिक बदलाव आएगा। अदरवाइज तुम करते रहो नियम कायदे कानून, डजेंट मैटर फॉर सोसाइटी। ठीक है, ये चीज। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर यूनिट, दैट इज एटीट्यूड। क्लियर? इसके बाद देयर इज थर्ड यूनिट, दैट इज एप्टीट्यूड। अभिरुचि। When it comes to aptitude, aptitude is simply the inherent quality of a person to learn something. किसी भी व्यक्ति की किसी विशेष चीज को सीखने की क्षमता। क्लियर? कि तुम लोगों में वो एप्टीट्यूड है या नहीं है, जो एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए या एक सिविल सर्वेंट में होना चाहिए। देयर आर सर्टेन फाउंडेशनल वैल्यूज। इसी यूनिट में टॉपिक है फाउंडेशनल वैल्यूज। एक लोक सेवक में कुछ बुनियादी मूल्य होने चाहिए बेटा, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। और वो फाउंडेशनल वैल्यूज क्या है? सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस, खुलापन, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता, क्लियर, सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता। ये है या नहीं है तुम लोगों में? नहीं है। निस्वार्थ भाव से तो हम काम ही नहीं कर रहे सर। हमारा स्वार्थ ही है कि एग्जाम क्लियर करना है ना? कहना सर बिना स्वार्थ के होगा भी कैसे? हो जाएगा, है ना? बिना स्वार्थ के भी किया जा सकता है बेटा, अगर निष्काम कर्म किया जाए तो। ठीक है, बट वो निष्काम कर्म करना बहुत मुश्किल है, सरल नहीं है। बट देर आर सर्टेन फाउंडेशनल वैल्यूज विच आर रिक्वायर्ड। ठीक है, और वो फाउंडेशनल वैल्यूज कैसे डेवलप होगी? एप्टीट्यूड से, क्योंकि एप्टीट्यूड इज योर कैपेबिलिटीज टू लर्न। अभिरुचि जो है वो तुम्हारी क्षमता है सीखने की। कुछ चीजें सीखने की क्षमता बचपन से होती है, नेचुरल होती है, और कुछ चीजों को सीखने की क्षमता हम विकसित कर सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में अगर इसे समझे, तुम्हें किसी ने बोलना सिखाया है क्या? नहीं ना। तुम्हें भाषा का ज्ञान खुद से हो गया है? दैट इज योर नेचुरल टैलेंट, दैट इज योर नेचुरल एप्टीट्यूड। किसी भी बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है लैंग्वेज, वो अपने आप सीख जाता है, तो वो उसका नेचुरल कैपेबिलिटीज है। क्लियर? एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली कुछ नेचुरल कैपेबिलिटीज पर हर एक व्यक्ति की होती है।
इसे अगर सिंपल एग्जांपल से समझे तो जब तुम स्कूल में रहे होंगे, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा तुम लोगों का जो तुम बड़ी आसानी से समझ जाते होंगे, दैट इज योर नेचुरल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट। वो विषय तुम्हारा एप्टीट्यूडनल सब्जेक्ट है, जिसे सीखने में, जिसे समझने में तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बाय डिफॉल्ट वो आ जाता है। क्लियर? जैसे अगर हम लड़कों की बात करें तो कार्स बाइक्स हमें ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, वो नेचुरली हम सीख जाते हैं अपने आप, है ना बेटा? वही चीज। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एप्टीट्यूड, समथिंग विच कम्स नेचुरली टू अस। वो चीजें जो प्राकृतिक रूप से बड़ी ही सरलता से हमको आ जाती है, जिसे हम बहुत ही सरलता से सीख जाते हैं। अब या तो सीख जाए या फिर हम जानबूझ के कोशिश करके प्रैक्टिस करके उन चीजों को अपना ले। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज के लिए ये चीजें जरूरी है। एक सिविल सर्वेंट के रूप में तुम्हें इम्पार्शियल होना जरूरी है, निष्पक्ष होना जरूरी है, नॉन पॉलिटिकल होना जरूरी है। तो बेशक तुम बीजेपी को सपोर्ट करते हो, कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, टीएमसी को सपोर्ट करते हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा को सपोर्ट करते हो, इंडिविजुअली एज अ सिविल सर्वेंट यू मस्ट बी नॉन पार्टीजन, नॉन पॉलिटिकल। एक लोक सेवक के रूप में आपको किसी भी दल का समर्थन नहीं करना है। क्लियर? तो ये कुछ गुण है, मूल्य है, जो एक लोक सेवक में होना जरूरी है। और वो कैसे डेवलप करना है, यही चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। व्हाट आर द एप्टीट्यूड्स विच आर रिक्वायर्ड, हाउ इट कैन बी लर्न, कैसे इसे सीखा जा सकता है और क्या इसे अपनाना है। राइट? दैट इज व्हाट एप्टीट्यूड। क्लियर है यूनिट? क्या पढ़ना है इसमें? इसके बाद द वेरी नेक्स्ट यूनिट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इमोशनल इंटेलिजेंस। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम लोगों ने सुना है, तुम लोग यूज भी करते हो उसका बहुत ज्यादा, है ना, अपने सारे होमवर्क करने में, सारे काम करने में। बट व्हाट एग्जैक्टली इज इमोशनल इंटेलिजेंस? आर यू इमोशनली इंटेलिजेंट? नहीं हो तो तुम्हें पता नहीं है, बट तुम इमोशनली इंटेलिजेंट तो हो। कैसे, वो भी बता देता हूं। जब तुम्हें कहीं घूमने फिरने जाना हो, मूवी जाना हो, है ना, और घर वालों से परमिशन चाहिए होती है, किसके पास जाते हो? मम्मी के पास ना। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कहां से परमिशन मिलेगी, है ना, किसके इमोशंस को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। हाँ या ना? इसलिए तो मम्मी के पास जाते हो। तो इमोशनली इंटेलिजेंट हो या नहीं हो? हो। जब किसी पढ़ाई लिखाई की बात करनी होती है, लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली, जब पढ़ाई लिखाई की बात हो, आगे बढ़ने की बात हो, ठीक है, या फिर करियर में, जिंदगी में कुछ करने की बात हो, तब मम्मी के पास जाते हो क्या? तब पापा के पास जाते हो। क्यों? क्योंकि मम्मी सिखाएगी बेटा घर गृहस्थी संभालो, ये सारी चीजें वहां फिर पापा का काम है ना। राइट? तो इमोशंस तो तुम भी जानते हो ना, कैसे करना है, क्या करना है ना। और हम लड़के तो सारे काम मम्मी के थ्रू ही करवाते हैं, पापा से तो बहुत ज्यादा डर लगता है। राइट? तो हम लॉजिकली बात भी मम्मी से ही करते हैं, इमोशनली बात भी मम्मी से ही करते हैं। दैट इज व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस ओनली, कि किस तरीके से अपने इमोशंस को और सामने वाले इमोशंस को यूटिलाइज करके अपना पर्पस फुलफिल करना है। दिस इज ओनली इमोशनल इंटेलिजेंस। बट इमोशनल इंटेलिजेंस और मैनिपुलेशन में एक डिफरेंस होता है बेटा। तुम ज्यादातर मैनिपुलेशन वाले मोड पे चले जाते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस में इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। जो परसुएडर है वो भी और जो परसुई है वो भी, दोनों के लिए रिजल्ट पॉजिटिव होता है। बट मैनिपुलेशन जब हम करते हैं तो मैनिपुलेशन में जो मैनिपुलेट करता है उसके लिए तो पॉजिटिव है, बट जो मैनिपुलेट होता है उसके लिए वो नेगेटिव हो जाता है।
इसलिए मैनिपुलेशन इज अ नेगेटिव टर्म, इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ पॉजिटिव टर्म। क्लियर? अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस तुम लोगों को सीखना है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो इमोशन से गाइड होती है। जब धर्म की बात आ जाए तो उन्हें लॉजिक समझ में आता है? नहीं। ठीक है? और जब बात एकेडमिक्स की हो तो वो इमोशंस हेल्प करते हैं क्या? नहीं। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन जो भी होगा वो ये जानता होगा, ये समझता होगा कि उसे कब कहाँ क्या करना है। ठीक है? हमारे प्रधानमंत्री को ही ले लो, लोगों से कनेक्ट करने के लिए तमिलनाडु में जब रैली करने जाते हैं तो अपनी बॉडी टैन करवा लेते हैं, मेकअप इस तरह का करवा लेते हैं। ये होता है बेटा इमोशनल इंटेलिजेंस। लीडर्स को आप देखो ना, किसी भी लीडर को ले लो, जिस एरिया में जाते हैं उस एरिया के पारंपरिक परिधानों को पहन लेते हैं ताकि क्या हो, उस एरिया के लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो जाए। क्लियर? और जहां पढ़े लिखे लोग होंगे, एकेडमिक्स होंगे, ठीक है, वहां पे ये सब काम नहीं करेंगे वो लोग। वहां पे जो है जैसा है, जब विदेश जाते हैं तब वहां जाके वहां की पारंपरिक वेशभूषा पहन लेते क्या हमारे मोदी जी? नहीं ना। वहां तो इस एक नॉर्मल इंडिविजुअल ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इट इज मोर लॉजिक देन इमोशंस। बट जब पॉलिटिकल रैलीज में जाते हैं, ठीक है, तो एक पेड़ मां के नाम, ठीक है, या फिर जिस भी तरह की भाषा का प्रयोग किया जाए, वो क्यों किया जाता है? ताकि लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो और उनका पर्पस फुलफिल हो जाए। क्लियर? एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये चीजें तुम्हारे लिए सीखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिस समाज में तुम रह रहे हो या जिस समाज के लिए तुम काम कर रहे हो, उस समाज के लिए काम करने के लिए तुम्हारे लिए उस समाज के इमोशंस को समझना जरूरी है। हर एक सोसाइटी के अपने इमोशंस होते हैं। जरूरी नहीं कि जो इमोशन कंडीशन झारखंड की सोसाइटी की हो वही उत्तर प्रदेश की सोसाइटी की हो, वही मध्य प्रदेश की सोसाइटी की हो, ठीक है, या वही तमिलनाडु के सोसाइटी का बिहेवियर हो। अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेकर अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग रिएक्शन हो सकता है। वहां पे अगर तुम वन साइज फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करोगे कि यही फॉर्मूला है, मैं सब पे अप्लाई करूंगा, विल इट वर्क? नहीं ना। इसीलिए क्या करना होगा, तुम्हें लोगों के, तुम्हारे ऑडियंस के इमोशंस को समझ के, उनके इंटेलेक्चुअल स्टेटस को समझ के फिर उनसे बात करनी होगी। एक आईएएस अधिकारी के नाते तुम्हें आम जनता से भी मिलना है, अपने सबॉर्डिनेट से भी मिलना है, अपने सुपीरियर से भी मिलना है और पॉलिटिशियन से भी मिलना है। और सबका इंटेलेक्चुअल लेवल अलग अलग है, सबका इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड अलग अलग है। तो तुम सबको एक तरीके से तो डील नहीं कर सकते ना, तुम्हें सबको अलग अलग तरीके से डील करना होगा। और इसीलिए तुम्हारे लिए इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से यूपीएससी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो उस कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट भी है। राइट? दैट इज व्हाट, फोर्थ यूनिट। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट यूनिट, philosophies and teachings of great leaders and philosophers। महान दार्शनिक एवं शिक्षकों द्वारा, महान दार्शनिकों एवं शिक्षकों द्वारा दी गई शिक्षाएं एवं दर्शन, दी गई शिक्षाएं एवं दर्शन। ये पूरा एक स्पेसिफिक यूनिट है बेटा, इसमें हमें बहुत सारे फिलोसोफर्स पढ़ने हैं। क्लियर? बहुत सारे फिलोसोफर्स पढ़ने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल बातें करनी है। बट ये फिलोसॉफिकल बातें तुम्हारे थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ब्रॉड करने वाली है। मैंने कहा था ना ऐसे में ज़रूरी काम आएगा ये पेपर, ये इस यूनिट की वजह से काम आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें प्लेटो को पढ़ना है, यहाँ हमें अरस्तु को पढ़ना है,
यहाँ हमें मैकियावेली को समझना है, रॉल्स को समझना है, महात्मा गांधी को समझना है, अंबेडकर को समझना है। ये तो कुछ ही नाम मैंने गिनाए हैं। क्लियर?